8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी कर दी गई थी और बता दिया गया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब आपको नहीं मिलेंगे। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं है। और अगर आपको नए नोट चाहिए, 2000 रुपए का नोट चाहिए, 500 रुपए का नया नोट चाहिए, तो आपको बैंकों में लाइन में लगना पड़ेगा। इंडिया के सिटीजन्स को मुश्किल हुई थी, लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया। काले धन को, करप्शन को रोकने के लिए ऐसे इवेंट किए जाते हैं, एटलीस्ट एज पर द गवर्नमेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक डोमेस्टिक इवेंट ना होके दुनिया भर को भी इम्पैक्ट करता है। ऐसा एक इवेंट हुआ है डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में, जो कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। उस देश में नोटबंदी कर दी गई थी इस साल के चढ़ते ही, और बता दिया गया था, एक टाइमलाइन दे दिया गया था वहाँ की देश की जनता को कि भैया आपको अपने नोट चेंज करने हैं, कर लीजिए। लेकिन वहाँ का ये नोटबंदी इंडिया के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, और इंडिया के जो बिजनेस हैं उससे स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरी दुनिया एक दूसरे से ट्रेड के माध्यम से जुड़ी हुई है, और इस ट्रेड के जो इम्पैक्ट हैं, जो कि कनेक्ट हैं, किस तरह से आपको और हमको एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्टूबर 2022 में नाइजीरिया की सरकार ने नाइजीरिया की करेंसी नायरा के 200, 500 और 1000 रुपए के नोट को बदलने के लिए कहा कि अब हम आपका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। ये नोट अब आपको मिल जाएंगे एटीएम्स में जाके, बैंक्स में जाके आप भी लाइन लगाइए, और जो आपके पुराने नोट हैं उनको बदल दीजिए। अब ये जो 1000 नायरा होता है करीब 2-2.25 के बराबर होता है, तो वहाँ की करेंसी काफ़ी वीक है उस मामले में। अब लोग लग गए लाइन में। अब दिक्कत यह है कि इंडिया में यूपीआई है आज की टाइम पे, नेट बैंकिंग है, इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छी है, मतलब कि पूरी अगर पॉपुलेशन आबादी की बात करेंगे तो अच्छा खासा परसेंटेज इंडिया का इंटरनेट इस्तेमाल करता है। नाइजीरिया में 18 से 20% लोग ही इंटरनेट को ठीक तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अब नाइजीरिया की पॉपुलेशन है 22 करोड़। 22 करोड़ लोगों को कहा गया कि आप अब कैश ले लीजिए, और अगर कैश नहीं है ना तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन जाके कीजिए। अब जिसके पास मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं है, वो कहाँ से डिजिटल पेमेंट्स करेगा? तो वहाँ पे पड़ गया बहुत बड़ा मसला। अब एक तरफ तो नाइजीरिया की सरकार ने कह दिया कि नए नोट ले लीजिए, नए डिज़ाइन के साथ, रपचिक नए तरीके से नए रंग के नोट आए हैं उसको यूज़ कीजिए, लेकिन साथ में बैंक्स में पैसा था नहीं। अब लोगों में लूट मच गई, लोग एटीएम में जाके एटीएम तोड़फोड़ करने लग गए, पैसा निकालने लग गए। उधर से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों का जो रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। एक तरह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अच्छा ठीक है, नाइजीरिया के लोगों को ये बुरे दिन देखने पड़े, लेकिन इससे हमें क्या मतलब? ह्यूमन लेवल पे आई एम सॉरी अबाउट व्हाट दे डूइंग गोइंग थ्रू, व्हाट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू, बट इससे इंडिया के सिटीजन्स को क्या, इंडिया के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इंडिया और नाइजीरिया बाकी देशों के जैसे इंडिया की ट्रेड रिलेशंस हैं, नाइजीरिया के साथ भी थे। इंडिया नाइजीरिया से पेट्रोलियम, एलपीजी, ऑयल सीड इंपोर्ट करता है, और वहीं पे नाइजीरिया इंडिया से दवाइयाँ, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर के कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करता आ रहा है, और ये सालों से चलता आ रहा है रिलेशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, $15 बिलियन टू बी स्पेसिफिक। अब नाइजीरिया में इंडिया की एक कंपनी है जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करती है। वहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। हर साल एक अच्छा क्लाइंट बेस बना हुआ है, कस्टमर बेस बना हुआ है, बढ़िया पॉपुलेशन है। ज़्यादातर लोग इंडिया की इस कंपनी के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यूज़ करते हैं। कंपनी का नाम है बजाज, हमारा बजाज। अब बजाज का पल्सर बिकता है, केटीएम बिकता है, बॉक्सर बिकता है। बॉक्सर तो इतना बिकता है कि जितनी भी बाइक बिकती हैं नाइजीरिया में बजाज की, उसमें से 60% जो प्रोडक्ट है वो बजाज का बॉक्सर बाइक है। अब नाइजीरिया में पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी उस पॉइंट इन टाइम पे। एज ऑफ नाउ भी थोड़ा टाइम वैसा ही चल रहा है। तो बजाज के शेयर के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि 27 फरवरी इसी साल ये शेयर 5% गिर गया, और रीज़न सिर्फ नाइजीरिया था। अब बजाज एक्सपोर्ट करने के लिए हर साल इन्होंने टारगेट सेट किया था कि हर महीने, इस साल के हर महीने 3.8 लाख बाइक्स हम बनाएंगे। लेकिन सिर्फ इस नाइजीरिया के प्रॉब्लम के कारण, ये मैं महीने की बात कर रहा हूँ, तो मोर और लेस 4 लाख बाइक महीने की एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन नाइजीरिया के इस टर्मोल के कारण ये नंबर 2.7, मतलब दोबारा इसको रीटारगेट किया गया है कि नंबर चेंज करना पड़ेगा, इतनी बाइक्स की डिमांड ही नहीं है। तो 2.7 लाख बाइक्स पर मंथ पे आ गया है बजाज। अब बजाज की बाइक्स कम बनेंगी
बाइक्स कम बनेंगी लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब बनाने की जो कैपेसिटी है उस प्लांट की, वो 4 लाख बाइक्स है। लेकिन उस मतलब कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वो काम कम करेंगे तो एक तरह से उनका कॉस्ट उतना ही पड़ रहा है, लेकिन उनका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू जो 2.7 लाख बाइक से आएगा वो ऑब्वियसली कम है 4 लाख बाइक के कंपैरिजन में। बजाज का 2023 में प्लान था कि वो हर महीने इंडिया के इस प्लांट में 3.8 लाख बाइक्स बनाएंगे, जो कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी से ऑलरेडी कम था। उस जो बजाज हर साल मैन्युफैक्चर करता है 5.5 लाख बाइक्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, करने का टारगेट सेट किया 3.8 लाख, लेकिन एक्चुअल में इस टारगेट को रिवाइज करना पड़ा और वापस गिर गए हैं ये 2.7 लाख, मतलब 5.5 लाख बना सकते हैं लेकिन बना सिर्फ 2.7 लाख बाइक्स ही रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ पे जो डिमांड है नाइजीरिया में इंपोर्ट की, इनकी बाइक्स की कम हो गई है। जैसे डिमांड कम हुई है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। इनके पास 5.5 लाख की कैपेसिटी है, एम्प्लॉयज़ हैं उतने ही जो 5.5 लाख बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं, तो एक तरीके से इनका कॉस्ट वही रहा है। रेवेन्यू जो सेल्स बना सकते थे, ये सेल्स कम होगी क्योंकि आधे बाइक्स ही बेच पाएंगे, तो एक तरीके से इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनके प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा और वो जनता समझती है कि प्रॉफिट कम होएगा। ये एक टेम्परेरी है इम्पैक्ट, लेकिन ये इम्पैक्ट तो है। ओवर पीरियड टाइम वी डोंट नो कि कब तक नाइजीरिया में सिचुएशन ठीक होने वाली है। तब तक बजाज जो ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां, जैसे कि शुरुआत में बताया कि बहुत सारा कुछ एक्सपोर्ट होता है, वो सब के सब प्रोडक्ट इस तरह से इम्पैक्ट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल था दोस्तों ये कि किस तरीके से किसी बाहर दूर देश, नाइजीरिया, अफ्रीका में, किसको क्या पता कौन सी कंट्री है, वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हो रहा है और इंडिया के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट कर रखा है बजाज के ऊपर, उसके इन्वेस्टर का, ट्रेडर का, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट इज़ हाउ टुडे, आज की तारीख में दुनिया किस तरह से कनेक्टेड है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उस चीज़ को समझने का। और हाँ, एक बात और, बजाज ने पिछले 6 महीने से अपने एक्सपोर्ट्स में गिरावट ही देखी है। 30 से 35% की एक्सपोर्ट की गिरावट लगातार हो रही है। इन्होंने जनवरी में इसी साल जितनी भी बाइक्स बनाई हैं वो पिछले 30 महीने, मतलब पिछले 2.5 साल में सबसे लोएस्ट नंबर है। शेयर प्राइस तो गिरेगा ही। होपफुली आपको ये मैक्रो इंसिडेंट समझ में आया हो और मैक्रो वर्ल्ड, दुनिया ग्लोबली किस तरह से कनेक्टेड है ये समझ में आया हो। नंबर्स के साथ समझाने की कोशिश की है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? क्या आपके भी कुछ राय हैं? डू यू ऑल्सो थिंक द सेम वे? डू यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग्स? अभी जो मैक्रो इवेंट था किस तरह से दुनिया को कनेक्ट करता है, किस तरह से देश को जोड़ता है, किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करता है, ये इस एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश की है। ये एक अलग तरह का वीडियो बनाने की डायरेक्शन है। होपफुली आपको ऐसे वीडियो पसंद आएंगे। आप किस तरह के इम्पैक्ट देखना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? जब ये दुनिया इस तरह से कनेक्टेड हो जाती है, आगे चल के ये क्या होएगा? थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ, करके देखिए एंड विल टॉक मोर अबाउट इट। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।